तेजस ने कहा, कृपया जल्दी से उन्हें ढूंढो। अगर वे जंगल में अन्य राक्षसी जानवरों से भिड़ गए तो वे गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। अब जब आपने यहाँ पंख वाले बाघ राजा को हरा दिया है तो भले ही अन्य पंख वाले बाघ हो, वे शायद इस क्षेत्र के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं यहाँ रुकूंगा और उनकी निगरानी करूंगा। थोड़ी देर में मैं लड़ने के लायक हो जाऊंगा। वे दोनों हिलने डुलने की हालत में नहीं हैं। वे यहीं आराम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उनकी चोटों को स्थिर करना होगा। तुम यहीं रहो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। अभय राव ने अपनी चोटों को दबाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह फिर से उछलते हुए तेजी से दूर चला गया। चांदनी और दीपक को ढूंढना आवश्यक था, अन्यथा विशाल जंगल उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। अभय राव के जाने के बाद तेजस ने राहत की सांस ली, हालांकि उसकी स्थिति अभी भी दयनीय थी। सौभाग्य से उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने सफलता प्राप्त की थी। अब जब वह 6 क्रम पर था, उसकी ऊर्जा ने उसे खुद को पोषण और ठीक करने की अधिक क्षमता प्रदान की थी। तेजस ने चुपचाप अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया, अपनी अव्यवस्थित आभा और शिरोबिंदु को समायोजित किया और धीरे धीरे अपनी चोटों को ठीक किया। इस बीच उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर एक नया रक्तरेखा छाप उभर रहा था। यह छाप पारदर्शी पन्ना रंग का था, जो उसके विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन छाप से कहीं अधिक ठोस था। बिल्कुल स्पष्ट था कि यह छाप उसे बाघिन से मिली थी। बाघिन की ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद तेजस ने देखा कि उसने एक नई रक्तरेखा प्राप्त की है, जो उसे कमजोर करने और खुद को मजबूत बनाने के लिए थी। हालांकि बाघिन की रक्तरेखा शुद्धता कुछ हद तक कम थी, क्योंकि वह राक्षसी जानवर थी, न कि एक राक्षस। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तेजस ने धीरे धीरे बाघिन के वंश की शेष शक्ति का विश्लेषण किया। उसने राक्षसी जानवरों और राक्षसों के वंश की तुलना की। इस ग्रह पर किसी और के विपरीत वह आसानी से रक्त रेखा के निशानों को एक दूसरे के बगल में रख सकता था और उनकी तुलना कर सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षसी जानवरों की रक्त रेखा शक्ति राक्षसों की शुद्ध रक्त रेखा शक्ति के विपरीत अधिक अशांत और अशुद्ध थी। यह संभवतः इसलिए था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक बुद्धि कम थी और साधना के दौरान वे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को निष्क्रिय रूप से अवशोषित कर सकते थे। वे इसे सचेत रूप से प्रसारित नहीं कर सकते थे। हालांकि क्यूई और रक्त की शक्ति के मामले में राक्षसी जानवर निश्चित रूप से कमतर नहीं थे। इस शीर्ष 7वें क्रम की बाघिन में सबसे भयानक रक्तरेखा ऊर्जा थी जिसे तेजस ने कभी महसूस किया था। इसके विशाल शरीर में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ति निहित थी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक अपने स्वामी मेयर की रक्त संबंधी शक्ति को महसूस नहीं किया था। बाघिन द्वारा छोड़ी गई हवा विशेषता छाप को पंख वाले बाघ का रूपांतरण कहा जा सकता है। पंख वाले बाघ में हवा की विशेषता है और जैसा कि अपेक्षित था, पंख वाले बाघ की जन्मजात क्षमता उड़ना नहीं थी। यह कुछ सहज था। छाप के रंग को देखकर यह स्पष्ट था कि इससे जुड़ी क्षमता पवन सूक्ष्म थी। अब यदि पवन एस्ट्रल क्षमता के साथ पंख वाले बाघ परिवर्तन को मेरे पवन भेड़िया परिवर्तन के पवन ब्लेड के साथ विलय कर दिया जाए तो क्या होगा? निस्संदेह पंख वाले बाघ का रक्तरेखा स्तर विंड वुल्फ के रक्तरेखा स्तर से अधिक था। यदि पंख वाले बाघ राक्षस होते तो उनका रक्तरेखा स्तर सीधे तीसरे स्तर पर होता, लेकिन चूंकि वे राक्षसी जानवर थे, उनकी रक्तरेखा शुद्धता कुछ हद तक कम थी। फिर भी यह चौथे स्तर से ऊपर होनी चाहिए। पंख वाले बाघ राजा के लिए इसका रक्तरेखा निस्संदेह तीसरे स्तर का शिखर था, यदि उच्चतर नहीं। पंख वाले बाघ ट्रांसफॉर्मेशन छाप शायद तेजस के विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ विलय करने में सक्षम होगी, जिससे उसे मूल विंड ब्लेड की तुलना में अधिक विविध और शक्तिशाली हमले की क्षमता प्राप्त होगी। बेशक यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अभी कर सकता था। उसके मेरिडियन पर रक्तरेखा ऊर्जा के तीव्र प्रभाव को ठीक किया जाना था। सौभाग्य से रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उसके मेरिडियन को काफी लचीला बना दिया था और तेजस के शरीर पर इसका पोषण प्रभाव शानदार था। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो पूरी तरह से ठीक होना तय था। अब एकमात्र चिंता यह थी कि क्या कोई अन्य शक्तिशाली पंख वाला बाघ इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। मेयर ने पहले भी पंख वाले बाघ राजा को भारी झटका दिया था और तेजस को उम्मीद थी कि पंख वाले बाघ एक दूसरे की मदद करने की आदत नहीं रखते होंगे, अन्यथा उसे अपनी दिव्य चेतना पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा।
तभी तेजस ने अपनी आंखों में एक गर्म सनसनी महसूस की, जिसने उसके तनावपूर्ण मूड को कुछ हद तक शांत कर दिया। क्या यह स्वर्गीय लोमड़ी के दर्शन का प्रभाव था, या स्वर्ग की विवेकशील आंख का, जो उसे बता रही थी कि आसपास कोई खतरा नहीं है? जब तेजस दिव्य लोमड़ी दृष्टि की कार्यक्षमता पर आश्चर्यचकित था, अभय राव चांदनी और दीपक को अपने दोनों कंधों पर उठाकर वापस आया। मेयर को लौटते देख तेजस ने राहत की सांस ली और सेलेस्टियल फॉक्स विजन के रहस्यों से और भी अधिक रोमांचित हो गया। वास्तव में कोई खतरा नहीं था। ये जो दूरदर्शिता प्रदान करा था वह अत्यंत आकर्षक थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे उसे विंग टाइगर किंग द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे का पूर्वाभास था। उस समय संकट की तीव्र भावना बागिन द्वारा प्रस्तुत छिपे हुए खतरे के कारण थी, जिसे उन्होंने स्वयं सामना किया था। अभय राव हवा से नीचे उतरे और तभी तेजस ने देखा कि चांदनी तो ठीक थी, लेकिन दीपक बेहोश हो गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मास्टर जी, बड़े भाई दीपक को क्या हुआ? तेजस ने आश्चर्य से पूछा। अभय राव के जवाब देने से पहले ही चांदनी ने कहा, जब हम भाग रहे थे तो दीपक बहुत बेकार महसूस कर रहा था। मैं उसे उठा रही थी और वह बार बार कहता रहा कि वह बेकार है। फिर अचानक मुझे आध्यात्मिक शक्ति का एक तेज झोंका महसूस हुआ और इसके बाद वह बेहोश हो गया। उसने मुझे बहुत डरा दिया। वह बस एक लंगड़े नूडल की तरह लटका हुआ था। सौभाग्य से 1 मिनट बाद मेयर हमारे पीछे आ गए। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। अभय राव ने कहा, यह मानसिक थकावट होगी। तेजस को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। चांदनी के साथ दौड़ते समय दीपक ने बहुत अधिक आत्मग्लानि महसूस की होगी और अपने भाग्य को बदलने के लिए दिव्य लोमड़ी दृष्टि की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया होगा। ऐसा लगता है कि वह सफल हो गया। अगर उसने बागिन पर हमला करने का मौका नहीं लिया होता, भले ही उसने बागिन को अंधा कर दिया होता, फिर भी वे तीनों बहुत खतरे में होते। जब तक वह अपनी दिव्य चेतना का उपयोग नहीं करता, मृत्यु लगभग अपरिहार्य थी। उन लोगों ने अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से समन्वय स्थापित कर लिया था और अंततन केवल बागिन को घायल किया, बल्कि उसे मार भी डाला। इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं था। दीपक की दूर से किस्मत को नियंत्रित करने की क्षमता ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह वाकई दिलचस्प था। तुम लोग? चांदनी ने पास ही बाघिन के विशाल शरीर को देखा और चकित हो गई। अब आराम करते हुए अभय राव ने भी बाघिन के शरीर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पहले उनकी पूरी तवज्जो अपने छात्रों की भलाई पर थी और वे विंग टाइगर पर ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया था और सभी 5 बच्चे जीवित और सुरक्षित थे, तो उन्होंने अंततः समझा कि क्या हुआ था। राक्षसी जानवरों की ताकत अक्सर उनके आकार के साथ बढ़ती है और पंख वाला बाघ निश्चित रूप से इसी श्रेणी में आता था। उनके सामने का पंख वाला बाघ सामान्य वयस्क पंख वाले बाघ से भी छोटा था, फिर भी वे उसे मारने में सफल रहे। जब अभय राव ने फिर से तेजस की ओर देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के अलावा कुछ नहीं था। तेजस ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। चांदनी ने कहा, मेयर, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आप यहां कैसे पहुंचे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हम सब बर्बाद हो जाते। अभय राव का चेहरा हल्के से मुस्कुराया। उनका यहां आना वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पंख वाले बाघ राजा को रोक दिया था। हालांकि इस पंख वाले बाघ से उनका कोई लेना देना नहीं था। तेजस की रहस्य में स्वर्ग तकनीक के रहस्यों को जानने के कारण अभय राव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यहां आराम करो और जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। हमें इस क्षेत्र को जल्दी से छोड़ना होगा। अगर पंख वाला बाघ राजा लौट आया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। अभय राव ने कहा, बैठते हुए स्पष्ट रूप से कांपते हुए। यह दर्शाता है कि पंख वाला बाघ राजा के साथ उनका पिछला सामना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि आराम करना अभी भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने विवेक की स्थिति की सावधानी पूर्वक जांच की, उसकी टूटी हड्डियों को ठीक से संरेखित किया ताकि वे सही तरीके से ठीक हो सकें। उन्होंने गौरवलाल और दीपक पर भी नजर रखनी थी और सुनिश्चित करना था कि सब कुछ सही हो।